हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट लेक्चर था हम उसमें एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे और जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा ग्लैंड्स में वो था आपके सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना, जो तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां थी उनकी डिटेल स्टडी अपन ने पढ़ ली थी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लिवर यानी कि यकृत। ठीक है ना, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है ना, शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड या अपन कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, यकृत। ठीक है ना, आप देखें जो लिवर की ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ लिवर है ना, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, है ना, 3 जो जनिक स्तर बनते हैं, उनमें जो यकृत का फॉर्मेशन होता है यानी यकृत का जो निर्माण होता है वो एंडोडर्म से होता है। तो हमने कहा एंडोडर्मल। ठीक है ना, ये एंडोडर्मल ग्लैंड है ना। अब हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि ये लिवर सिचुएटेड बॉडी के अंदर कहां पर है। ठीक है ना, जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें जब अपन एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में हमने डायफ्राम के नीचे की तरफ लिवर बनाया था। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो हमारा यकृत है वो डायफ्राम के नीचे की तरफ सिचुएटेड है, वहां स्थित है। ठीक है ना, ह्यूमन जो लिवर होता है वो बाइलॉब्ड है। ठीक है ना, द्विपालित यकृत डायफ्राम के ठीक नीचे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, लिवर को एक प्रकार की बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है। ठीक है ना, लिवर दोनों तरह से फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। लेकिन एक चीज आप याद रखना, लिवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अपन एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की बात नहीं कर रहे हैं। यदि अपन कंप्लीट ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो अपन कहेंगे यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना, अब यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए ह्यूमन लिवर बाइलॉब्ड है। ठीक है ना, यदि मैं इस तरीके से इसको देखूं तो ये वाला जो लोब है ये राइट साइड में है, ये है ना। डायग्राम में आप देखिए ये वाला लोब यानी ये वाली पाली बड़ी है तो यानी कि राइट लोब बड़ा हो गया। लेफ्ट की तरफ जो लोब है ना, ये यानी कि बाईं तरफ जो पाली है ये कंपैरेटिवली छोटी है। ठीक है, अब क्या है, जो राइट साइड वाला जो लोब है, ठीक है ना, ये 2 पालियों में और विभक्त होता है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ एक पाली जिसको बोला जाता है क्वाड्रेट लोब और नीचे की तरफ एक पाली जिसको कहा जाता है कॉर्डेट लोब। ठीक है ना, यानी कि जो क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब हैं, ये राइट वाला जो लोब है ये इसी के लोब हैं। ठीक है ना, राइट वाला जो बड़ा लोब है, राइट वाली जो बड़ी पाली है, इसी के 2 और लोब हैं, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जो लोब है वो कंपैरेटिवली छोटा है। अब ये जो दोनों लोब्स हैं, दोनों पालियां हैं, यकृत की जो दोनों पालियां हैं, दाईं पाली और बाईं पाली, ठीक है ना, ये सेपरेट होती हैं। यहां पर एक लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट को फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। ये फैल्सीफॉर्म स्नायु है ना, इस फैल्सीफॉर्म स्नायु के द्वारा लिवर का राइट लोब और लिवर का लेफ्ट लोब ये सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, राइट लोब के जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर, इसको पित्ताशय कहा जाता है। ठीक है ना, ये पित्त बनाता नहीं है, ये बाइल जूस बनाता नहीं है। ठीक है ना, इसको स्टोर करता है और बाद में जरूरत पड़ने पर इसको रिलीज करता है। ठीक है ना, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करेगा यानी पित्त रस को स्टोर करेगा, संचित करके रखेगा। ठीक है, अब आप देखिए एंडोडर्मल है, द्विपालित है, देख ही रहे हैं, बाइलॉब्ड है, डायफ्राम के ठीक नीचे होती है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। डायफ्राम से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोरेसिक कैविटी में आ जाता है और डायफ्राम से जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो जो हमारा लिवर है वो डायफ्राम के ठीक नीचे है तो एब्डोमिनल कैविटी में हो गया। ठीक है ना, राइट लोब इसका बड़ा है, 2 अन्य पालियों में डिवाइड है, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। ओके, ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए
राइट लोब के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय उपस्थित होता है। यहां पर बाइल जूस स्टोर रहेगा, है ना, पित्त का ये संचय करेगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आप देखिए, अब अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें यदि लीवर की, है ना, तो लीवर के अंदर बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी छोटी छोटी पालियां और पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से पिंडक पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है हेपेटिक लोब्यूल्स। मैं इसको इस तरीके से एग्जांपल दे देता हूं, जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से यकृत में या लिवर में हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये मल्टी एंगल लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना, बहुकोणीय स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, बहुकोणीय संरचना होती है, ठीक है ना। जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं ये एक लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, ठीक है ना। अब जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, इनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है ना। साइट्स इन द सेल्स, जो हेपेटिक वर्ड आता है, ठीक है ना, जो हेपेटिक वर्ड इस्तेमाल होता है वो लीवर के लिए होता है। रीनल जो शब्द इस्तेमाल होता है वो किडनी के लिए होता है। कार्डियक जो शब्द होता है वो हार्ट के लिए होता है। तो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। या हेपेटिक लिवर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द, ठीक है ना। तो यहां पर जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं इनके अंदर जो ये सेल्स हैं जो चेन्स के रूप में हैं, श्रृंखलाओं के रूप में हैं, है ना, इन सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहेंगे, ठीक है ना। अब ये चेन बना रही हैं, एक थ्रेड के जैसी, एक रस्सी की जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इन चेन्स को हम हेपेटिक कोर्ड्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। अब जो ये लोब्यूल है, ठीक है ना, तो प्रत्येक लोब्यूल के चारों तरफ, ठीक है ना, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग रहती है या एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण रहता है। इस आवरण को नाम दिया जाता है ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है ना। चारों तरफ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसको ग्लिसन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो इसके एंगल है ना ये हेपेटिक लोब्यूल्स के, यहां पर एक पोर्टल त्रिक पाया जाता है, पोर्टल ट्रियाड पाया जाता है, जिसके अंदर 3 नलिकाएं हैं। एक है हेपेटिक पोर्टल वेन, यकृत निवाहिका शिरा, ठीक है ना। दूसरी वाली है हेपेटिक आर्टरी यानी कि हेपेटिक धमनी यानी कि यकृतीय धमनी। मैं पहले बता चुका हूं हेपेटिक वर्ड लिवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये शब्द हो गया यकृतीय धमनी। एक है इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, अंतरपिंडीय पित्त नलिका, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए, जितने भी हेपेटिक लोब्यूल्स हैं इनके एंगल पर एक निवाहिका त्रिक पाया जा रहा है, पोर्टल ट्रियाड पाया जा रहा है, जिसके अंदर 3 नलिकाएं हैं। एक नलिका है हेपेटिक पोर्टल वेन, दूसरी हेपेटिक आर्टरी यानी कि हेपेटिक धमनी या यकृतीय धमनी, और तीसरी है इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, अंतरपिंडीय पित्त नलिका, ठीक है। अब आप देखिए इन लोब्यूल्स के बीच बीच में खाली जगह है। ये जो खाली जगह है इसको यकृत के रक्तपात्र या ब्लड साइनोसॉइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो ब्लड साइनोसॉइड्स की वॉल है ना, या जो ब्लड साइनोसॉइड्स हैं, इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको कुफर सेल्स कहा जाता है। ये कुफर सेल्स हैं, ठीक है ना। कुफर सेल्स एक प्रकार की फेगोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइट्स यानी भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्स क्या करती हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो डेड आरबीसी होती हैं, है ना, ये उनका भक्षण करेंगी, ठीक है ना। और उनका भक्षण करने के बाद में बाइल पिगमेंट बनाती हैं, बाइल पिगमेंट पित्त वर्णक बनाती हैं, जैसे बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, ठीक है ना। ये बाइल पिगमेंट पीले हरे रंग के पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जो बाइल फॉर्मेशन में काम में आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये कुफेर सेल्स हैं, ठीक है ना।
अब एक बार इसके स्ट्रक्चर को आप फिर देख लें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लीवर की। लीवर का जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि लीवर बाइलोब्ड है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर में काफी सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, ठीक है ना। प्रत्येक हेपेटिक लोब्यूल के अंदर बहुत सारी हेपेटोसाइट्स पाए जाते हैं, हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये जो हेपेटिक सेल्स हैं या जो हेपेटोसाइट्स हैं, ये एक चेन के रूप में रहती हैं। इन चेन्स को हम हेपेटिक कोड्स कहेंगे, ठीक है ना। इन हेपेटिक कोड्स के बीच बीच में खाली जगह है। इस खाली जगह को यकृत के रक्तपात या ब्लड साइनोसॉइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो ब्लड साइनोसॉइड्स हैं, इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की कुछ स्पेशल टाइप सेल्स पाई जाती हैं, जिनको कुफर सेल्स कहा जाता है। कुफर सेल्स की जो नेचर है वो फैगोसाइटिक नेचर है, यानी ये भक्षाणु प्रकार की होती हैं। ये क्या करती हैं, मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं और बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। अब जो भी बाइल बनेगा वो इन लोब्यूल्स के अंदर बनेगा, ठीक है ना। और बाद में बीच में एक हिस्सा और है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है सेंट्रल वेन, केंद्रीय शिरा, ठीक है ना। काफी सारी जो केंद्रीय शिराएं हैं ये सब मिलकर, यानी हेपेटिक लोब्यूल्स की जो केंद्रीय शिराएं मिलकर हेपेटिक वेन के अंदर ओपन होती है। हेपेटिक वेन की जो ब्रांच है उनके अंदर ओपन होगी, ठीक है। एक बार आप फिर देख लीजिए कि ओरिजिन में लीवर एंडोडर्मल है, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो एंडोडर्म बनती है, जर्मिनल लेयर बनती है, वो लीवर को बनाएगी, ठीक है। बाइलोब्ड है, स्पष्ट दिख रहा है डायग्राम के अंदर, दो पालियां हैं। राइट वाली जो पाली है ये बड़ी है, लार्ज है, ठीक है ना। ये पाली दो अन्य पालियों के अंदर भी विभक्त है। एक पाली को कहा जाएगा क्वाड्रेट और दूसरी को कॉर्डेट, और इसके बाद बचेगी ये मेन राइट लोब, ठीक है ना। मेन राइट लोब के नीचे की तरफ, बिल्कुल जस्ट नीचे, ये गॉल ब्लैडर उपस्थित है, पित्ताशय, जिसके अंदर बाइल स्टोर रहेगा। लेफ्ट वाले लोब की अपन बात कर लेते हैं। लेफ्ट वाला जो लोब है, यानी कि जो बाईं पाली है, वो कंपैरेटिवली छोटी है, ठीक है ना। दोनों जो लोब्स हैं ये सेपरेट हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, एक स्नायु है, इसके द्वारा ये दोनों की दोनों अलग हैं, ठीक है ना। यहां पर एक बार आप लीवर से जो डक्ट्स आ रही हैं इनकी पोजीशन देख लो, है ना, कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से खुलती हैं। लीवर बाइलोब्ड है तो ये वाली जो डक्ट आ रही है, ये वाली जो हेपेटिक डक्ट आ रही है, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, यानी कि एक इससे आ रही है और एक इस पाली से आ रही है, ठीक है ना। दोनों कॉमन हो गई तो ये हो गया कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। यहां गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो नलिका आ रही है, जो डक्ट आ रही है, ये सिस्टिक डक्ट हो गई। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों जिस नलिका के अंदर ओपन हो रही हैं, इसको कहा कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। कॉमन बाइल डक्ट, यहां जो पेंक्रियास से नलिका आ रही है, पेंक्रेटिक डक्ट, इसके साथ संयुक्त रूप से ओपन हो रही है, तो इस नलिका को हमने नाम दिया हेपेटोपेंक्रेटिक डक्ट। पहले वाले लेक्चर में हम इनके बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं और ये डायग्राम भी आपको बना के समझाया था। जहां पर हेपेटोपेंक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है ना, वहां पर बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस को कंट्रोल करने के लिए, यानी इसमें पहुंचने को कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की अवरोधनी पाई जा रही है, ठीक है। लिवर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही लिवर के अंदर, लिवर के जो दोनों ये पालियां हैं, लोब्स हैं, है ना, संख्य सूक्ष्म लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो लिवर के ये लोब्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुकोणीय संरचनाएं हैं, है ना। इनके अंदर ये हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, यकृतीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ये चेन्स के रूप में होती हैं, श्रृंखला के रूप में होती हैं, है ना, इसलिए इनको हेपेटिक कोड्स कह देते हैं। अब आप देखें काफी सारे हेपेटिक कोड्स हैं। इन हेपेटिक कोड्स के बीच में जो खाली जगह है, इसको कहा जाता है यकृत के रक्तपात या ब्लड साइनोसॉइड्स, ठीक है ना। ब्लड साइनोसॉइड्स की वॉल में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं हैं, स्पेशल टाइप्स की सेल्स हैं, जिनको
कुफर सेल्स कहा जाता है। ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। ये क्या करती है, मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं और बाइल पिगमेंट बनाती हैं। बाइल पिगमेंट बाइल जूस का ही भाग होते हैं, ठीक है ना। अब जो इसके एंगल हैं, जो इसके कोण हैं, यहां पर एक निवाही का त्रिक उपस्थित होता है। प्रत्येक एंगल पर निवाही का त्रिक उपस्थित होता है, जिसमें 3 नलिकाएं उपस्थित होती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन, यकृत निवाही का शिरा, और हेपेटिक आर्टरी यानी यकृतीय धमनी, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट यानी अंतरपिंडीय पित्त नलिका, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर एक निवाही का त्रिक बनाती हैं। अब जो लोब्यूल्स है, इनके चारों तरफ एक रेशेदार संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, का आवरण होता है, जिसको ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो हेपेटिक चेन्स हैं, है ना, यानी कि जो हेपेटोसाइट्स हैं जिन्होंने श्रृंखला बनाई है, इन दोनों हेपेटोसाइट्स की चेन के बीच में जो स्पेस है उसको कैनिनिक्यूलाई कहा जाता है, ठीक है ना। जो बाइल बनेगा, बाइल जूस बनेगा, वो पहले किसके अंदर आएगा, कैनिनिक्यूलाई के अंदर आएगा, ठीक है ना। ये लीवर के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, ठीक है ना। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे यकृत के कार्य के बारे में, ठीक है। देखो, लीवर के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नंबर 1, लीवर बाइल जूस का सिंथेसिस करेगा, पित्तरस बनाएगा, ठीक है ना, और उसको रिलीज करेगा, ठीक है। यहां भी जो डायग्राम अपन ने बना रखा था यहां पे, ठीक है ना। लीवर से जो बाइल जूस सिंथेसिस होके आएगा वो स्टोर हो जाएगा आपके गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में, ठीक है। अब जो बाइल जूस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पायसीकरण करता है, वसा की बड़ी बूंदों को वसा की छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ देता है, तो ऑब्वियसली डाइजेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। लीवर यूरिया के फॉर्मेशन में सहायक है ना, यानी कि जो यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, ठीक है ना। बाद में थ्रू द ब्लड वो हमारे वृक्क में आ जाएगा, है ना, हमारे किडनी में आ जाएगा, और यहीं इसका फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद में यूरिन का फॉर्मेशन होगा। यहां पर यूरिया का जो निर्माण हो रहा है वो जिस चक्र के द्वारा होता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, उनको सम्मिलित रूप से हम ऑर्निथिन साइकिल या ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन है यकृत, उसमें भी सहायक होता है, लेकिन अपन यहां एक चीज ध्यान रखें, आरबीसी का फॉर्मेशन यकृत केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर करेगा, भ्रूणीय अवस्था में। एडल्ट स्टेज के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ जो बातें उनके बारे में बात कर लेते हैं। यकृत ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किसके अंदर बदल देगा, ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है ना। एक दूसरी प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कई बार आदमी अधिक समय तक यदि भूखा है तो जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको यकृत वापस से किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। एक और प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। यहां ग्लूकोज से मतलब है नियो यानी नया, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स और वसी अम्लों से यदि ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। जो एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हैं, यदि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को लीवर करता है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है हेपेरिन। प्रतिस्कंदक पदार्थ उनको कहा जाता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देते। तो ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि रुधिर वाहिनियों में रक्त बहुत आराम से फ्लो करता रहता है, ठीक है ना। तो वो जो रक्त बहता रहता है ना, यानी वहां वो जमता नहीं है,
वो किस पदार्थ की वजह से नहीं जमता? हेपेरिन की वजह से नहीं जमता। हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है, ठीक है ना। यकृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक होता है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। एक्चुअल में गाजर में विटामिन ए नहीं, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, और इस बीटा कैरोटीन से जो यकृत है वो विटामिन ए का सिंथेसिस करेगा, विटामिन ए का संश्लेषण करेगा, ठीक है ना। एग के अंदर जो योक होता है, पीतक होता है, लिवर उसके भी संश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि लिवर उसका भी संश्लेषण करता है, ठीक है ना। विअमीनीकरण, डीअमीनेशन, ठीक है ना। अमीनो अम्लों से अमोनिया का निर्माण ये यकृत करता है, और वो अमोनिया बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके और यूरिया का निर्माण करती है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ये सब प्रोसेस लिवर में हो रहा है, यकृत में हो रहा है, ठीक है ना। एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन का जो सिंथेसिस है ये भी लिवर करेगा, ठीक है ना। एक रक्त के स्कंदन में जो सहायक प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ठीक है ना, इसका भी संश्लेषण लिवर करता है, ठीक है ना। और बायोजूस के बारे में यहाँ फर्स्ट जो फंक्शन था इसमें अपन ने बात करी ली थी। कुछ विषैले जो पदार्थ हैं, है ना, उनको इनएक्टिव करता है लिवर। हम इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। यकृत को हमारे शरीर की बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, जैव रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है ना। आज हमने लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ठीक है ना। लिवर के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यकृत के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनके बारे में बात की थी, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें पैंक्रियाज अग्नाशय के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, पाचन की जो कार्य की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी 1-2 दिन में मैं जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ लेक्चर लेके आऊँगा, है ना। वो ज़्यादा चिंतित नहीं हो कि हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, है ना। विदिन 2 and 3 days, है ना, मैं उनके भी लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है ना। वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, घबराएं नहीं, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें, ठीक है ना। रेगुलर वीडियो देखें, बार बार स्टडी करें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, फिर भी कोई परेशानी हो, है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।